हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है धातु, धातु कर्म एवं मिश्रण। सबसे पहले जानेंगे कि धातु कहते किसको हैं। ऐसे तत्व जो हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं तो वे धातु कहलाते हैं। और ये सामान्यतः चमकदार और आघातवर्ध होते हैं, ठीक है, और तन्य होते हैं। तन्य मतलब इसको खींचा जा सकता है, पीटा जा सकता है और चमकीला होगा। और ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना लेते हैं अपने आप में। क्या बना लेते हैं? धनायन, यानी पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? तो धातु कहलाते हैं। धातु उष्मा एवं विद्युत दोनों का क्या होता है? सुचालक होता है। धातु क्या होता है? उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकती है और उष्मा जो टेम्परेचर है वो भी आपका पास करता है। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ सुचालक इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का कौन है? वो है आपका चांदी। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम में होता है, यानी धातु में जो विद्युत चालकता होती है वो घटते क्रम में होता है। जैसे यहां पे है आपका चांदी में सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे कम तांबा में, उससे कम एल्युमिनियम में और सबसे कम यहाँ पे टंगस्टन में। तो यहाँ पे अगर कई बार यह क्वेश्चन पूछा सबसे ज्यादा विद्युत चालकता किस धातु का होता है, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसका होता है? चांदी का। सबसे ज्यादा विद्युत चालकता किसका होता है? चांदी का होता है, ठीक है, याद रखेंगे, सबसे ज्यादा विद्युत चालकता चांदी का होता है। नेक्स्ट आते हैं भूपर्पटी। पृथ्वी के जो भूपर्पटी है, जो ऊपर वाला पार्ट है, उसमें मुख्य रूप से सबसे ज्यादा एल्युमिनियम होता है, ठीक है। भूपर्पटी में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? एल्युमिनियम। इसीलिए तो सियाल बोलते हैं उसको, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम रहता है, सियाल। तो भूपर्पटी में 7% एल्युमिनियम होता है। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व भूपर्पटी में कौन सा होता है? धातु तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम। कितना एल्युमिनियम? 7%। सबसे ज्यादा पृथ्वी पर भूपर्पटी पर पाया जाने वाला तत्व एल्युमिनियम है। अगर पृथ्वी में पूछ दे पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है, तो वो है लोहा, फेरस, ठीक है। और 4% क्या है? लोहा है। और कैल्शियम कितना है? 3% है। तो आप समझ गए होंगे। अब आइए खनिज। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। अयस्क वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमता पूर्वक और लाभकारी रूप से निष्कासित किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? अयस्क कहते हैं। अयस्क से ही जितने भी आपके धातु होते हैं वो निष्कर्ष करके निकाले जाते हैं। धातु कर्म। धातु कर्म किसको कहेंगे? अयस्कों से धातु का निष्कर्षण और परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रकर्म, जो प्रक्रिया के माध्यम से अयस्क से धातु बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? धातु क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु कर्म। अब आज ये गैंग। गैंग मतलब होता है गंदगी। जो अशुद्ध रूप है अयस्क में, जो मिला अशुद्ध रूप है, उसको क्या बोलते हैं? गैंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग, ठीक है। जो धातु में गंदगी है, अशुद्ध रूप है, उसको क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। अब आ जाइए फ्लक्स। अयस्क में मिले गैंग अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए जो बाहर से पदार्थ मिलाए जाते हैं उसको फ्लक्स कहा जाता है। उसको मिलाने के बाद गंदगी क्या हो जाता है? अपने आप हट जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लक्स। अब आ जाइए भर्जन किसको बोलते हैं? इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रव्यमाप के नीचे ताप पर गर्म किया जाता है, और जिससे क्या होगा कि उसमें जो अशुद्धि है, गंदगी है, वो ऑक्सीकृत हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? भर्जन बोलते हैं। खास करके आप देखते होंगे सोनार या सोना चांदी जो बनाता है या चांदी का आभूषण बनाता है, तो वो क्या करेगा? पहले पिघलाएगा, उसमें फिर उसको शुद्ध करता है, सोना और चांदी को। तो जब तक तरल नहीं करेगा तब तक वो शुद्ध होगा नहीं। तो वो भर्जन की प्रक्रिया है, ठीक है। अब यहां पर है नेक्स्ट पॉइंट, एक पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा रेडियो सक्रिय द्रव धातु है?
जो द्रव अवस्था में है, धातु भी और रेडियो सक्रिय भी है, तो वो है आपका फ्रांसियम। उसका क्या नाम है? फ्रांसियम। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अति महत्वपूर्ण, फिर भी आए हम लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा धातु द्रव जो रेडियो सक्रिय है वो कौन सा है? फ्रांसियम। उसके बाद है आपका स्टेनस सल्फाइड। स्टेनस सल्फाइड को मोसाइक गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोसाइक गोल्ड। इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है और टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है, मोसाइक गोल्ड का प्रयोग पेंट करने के रूप में किया जाता है। स्टेनस सल्फाइड ये भी एक धातु है। बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मील के रूप में उदर एवं एक्सरे में किया जाता है। और जब आप एक्सरे करने जाइएगा पेट के अंदर का, तो आपको कुछ कहेगा पी लेने के लिए पानी में, उसमें बेरियम मील होता है। बेरियम एक फूड अवस्था में रहता है, उसको कहेगा आपको उसको पी लीजिए। ठीक है, तो वो पीने के बाद आपका एक्सरे होता है। तो बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मील के रूप में उदर के एक्सरे में, पेट के एक्सरे करने में किया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि किस का उपयोग उदर के एक्सरे करने में किया जाता है? तो बेरियम सल्फेट। उसका क्या नाम है? बेरियम सल्फेट। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण और लाल चटक रंग स्ट्रोंसियम। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, यह कई बार बीपीएससी में भी पूछा है। तो हरा रंग जो होता है वो बेरियम के कारण होता है, और लाल, ये 67th बीपीएससी में भी पूछा गया था। लाल चटक रंग जो होता है स्ट्रोंसियम के कारण होता है। तो बेरियम हरा और स्ट्रोंसियम से लाल रंग का जो आपका बारूद छोड़ते हैं, बम आतिशबाजी करते हैं, आप देखते होंगे पटाखा विभिन्न कलर का निकलता है। तो जो हरा रंग बनाता है वो बेरियम बनाता है, और लाल रंग बनाता है आपका स्ट्रोंसियम। क्या बनाता है? स्ट्रोंसियम। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। लिथियम क्या है? सबसे हल्का धात्विक तत्व है, और यह सबसे प्रबल अपचायक होता है। तो कई बार पूछेगा सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? तो लिथियम। कौन सा है? लिथियम। धातुओं में सबसे अधिक आघात वर्धनीय सोना और चांदी होता है, इसीलिए इसका आभूषण बनाया जाता है। क्योंकि सोना का छोटा छोटा भी आभूषण बनाया जा सकता है, क्योंकि आघात वर्धनीयता पीट पीट करके लंबा तार खींच करके उसको बनाया जाता है। आघात वर्धनीयता वही है, टूटेगा नहीं, कितना भी लंबा खींचोगे टूटता नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सोना और चांदी का ही आघात वर्धनीयता होता है। कैंसर रोग के इलाज, ये भी कई बार बीपीएससी में पूछा गया है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर रोग के इलाज में। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, गैलियम धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। दे सकता ऑप्शन, इनमें से कौन सी धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहेगा? तो गैलियम भी कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम और सबसे मजबूत धातु टंगस्टन है। सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑस्मियम। और सबसे मजबूत धातु टंगस्टन है, और टंगस्टन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो फिलामेंट बनाने में। बल्ब का जो पुराना वाला देखते होंगे, इसीलिए वो कितना भी टेम्परेचर होता है वो पिघलता नहीं है। फिलामेंट किसका टूटता है? वो बहुत दिन के बाद टूट जाता है, लेकिन वो पिघल नहीं सकता कितना भी उसको टेम्परेचर लगा दे। इसीलिए वो लाल होके जलता है, गर्म होके, और वही रोशनी देता है। फिलामेंट है वो। तो वो सबसे मजबूत धातु होता है टंगस्टन, और इसका प्रयोग बल्ब में किया जाता है। और कठोर धातु होता है क्रोमियम। कठोर धातु कौन होता है? मजबूत धातु टंगस्टन, कठोर धातु क्रोमियम, और भारी धातु ऑस्मियम। ये तीन में से कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है आप लोग को। बारूद में 75% पोटेशियम नाइट्रेट होता है। बारूद में 75% क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, 10% गंधक और 15% चारकोल एवं अन्य पदार्थ मिश्रित होते हैं। तो बारूद में 75% क्या है आपका? पोटेशियम नाइट्रेट, 10% गंधक और 15% चारकोल एवं अन्य पदार्थ मिश्रित होते हैं।
जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। इसका व्हाइट अथवा चाइनीज व्हाइट के नाम से सफेद पेंटों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग आप देखते होंगे कि खास करके लोहे वाले जो सामान होते हैं उसमें व्हाइट जो सिल्वर कलर का आप पेंट देखते होंगे, जिंक ऑक्साइड का ही परत रहता है जिसके माध्यम से उसको वैसा रंग दिया जाता है। ठीक है। सिल्वर क्लोराइड में हॉर्न सिल्वर कहा जाता है को। सिल्वर क्लोराइड को क्या कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर। इसका उपयोग फोटोक्रोमिक कांच बनाने में किया जाता है। फोटोक्रोमिक कांच का क्या विशेषता है? जब टेम्परेचर आएगा तो काला हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग, ये कई बार पूछा है कि कृत्रिम वर्षा कराने में किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा जो फिल्मों वगैरह में या कहीं पे करवाना है वर्षा, ठीक है, फिल्म में तो छोटा सा होता है वो तो पाइप से ही कर लेगा, लेकिन अगर किसी क्षेत्र में अगर मान के चलो कहीं जंगल में आग लग गया तो वो तो बुझेगा नहीं इसे, तो वहां पे कृत्रिम रूप से वर्षा कराया जा सकता है तकनीक से, तो आग बुझने की संभावना रहेगी। तो उस स्थिति में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा कराया जा सकता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग निशान वाले स्याही, वोट करने जाते होंगे तो आपको एक मार्क लगा देता है, नहीं वोट वो कम से कम 3-4 दिन तक मिटता नहीं है, तो सिल्वर नाइट्रेट रहता है। वो क्या रहता है? सिल्वर नाइट्रेट रहता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सिल्वर ब्रोमाइड, अब तो वो फोटोग्राफी नहीं होता है, अब तो सब डिजिटली हो गया, पेंट वाला आप प्रिंटर से निकाल लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि जो पेज यूज होता था तो उस पर सिल्वर ब्रोमाइड होता था और उसका प्रयोग फोटोग्राफी जो फोटो बनाने में किया जाता था। ठीक है। तो जहां पे लाइट पड़ता था तो वहां पे काला हो जाता था, जहां अंधेरा पड़ेगा वहां व्हाइट रहता था। इसीलिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में आप देखते होंगे, निगेटिव को देखिएगा, जहां काला है वहां व्हाइट दिखता है और जहां उजला है वहां काला दिखता है, और उसी से स्ट्रक्चर बन जाता था सिल्वर ब्रोमाइड वाले पेज पे लाइट डाल करके। ठीक है। आयरन पायराइट्स को झूठा सोना या बेवकूफों का सोना भी कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि झूठा सोना या बेवकूफों का सोना किसको कहा जाता है? आयरन पायराइट्स, रोल गोल का सामान जो तुम लोग देखते होगे। और प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, सफेद कुछ पूछा था व्हाइट करके, प्लेटिनम सफेद सोना ही पूछा था ना कि किसको 67 में व्हाइट, हाँ ये श्वेत धातु किसको कहा जाता है इसमें से, ये पूछा था। तो यहाँ सफेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। पारा के को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है और इसका निष्कर्षता मुक्तः सिनेवार से होता है। तो पारा कहां से निष्कर्ष निकाला जाता है? तो सिनेवार से। ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछेगा। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, जो उभयधर्मी ऑक्साइड है जिसका उपयोग रबर उद्योग में, स्टोरेज बैटरी के निर्माण में तथा फ्लिंट कांच को बनाने में लेड ऑक्साइड या लिथार्ज का प्रयोग किया जाता है। बेसिक लेड कार्बोनेट को व्हाइट लेड कहा जाता है, इसे सफेदा के नाम से भी जाना जाता है, वो कहलाता है बेसिक लेड कार्बोनेट। ठीक है। यूरेनियम को आधा धातु कहा जाता है, पूर्ण अर्ध धातु है ये यूरेनियम। यूरेनियम कार्बाइड का प्रयोग हेवर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है, यह एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। प्लूटोनियम पूछेगा तो एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है प्लूटोनियम, और यह एक्टिनाइड का क्या है? श्रेणी का सदस्य भी है। तो इस प्रकार से धातु, धातु कर्म और मिश्र धातु से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। तो मेन रूप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व एल्युमिनियम, कोर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व लोहा, गेंग किसको कहते हैं? जो एस खनिज में जो गंदगी होता है उसको गेंग कहते हैं। उसके बाद फ्रांसियम रेडियो सक्रिय द्रव्य धातु है। बेरियम के कारण जो है आपका
आतिशबाजी का रंग हरा होता है और स्ट्रोंसियम के कारण जो है आपका लाल चटकदार रंग दिखता है। तो ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। कैंसर रोग में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। गैलियम धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। तो ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। इसको हम आप लोग को पीडीएफ के रूप में दे देंगे, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए, अधातु, अधातु क्या होता है उसको समझिए। अधातु वे पदार्थ जिनमें धात्विक गुणों का अभाव होता है, यानी जो धातु नहीं होते हैं, जिनमें धात्विक गुण का अभाव होता है, वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। अभी तक पूरे जो संसार में टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है, जिसमें 91 धातु है। कितना है? 91 धातु है, 20 अधातु है और 7 उप धातु है, जो यानी धातु और अधातु के बीच वाला गुण को प्रदर्शित करता है। समानतः उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। ना ही उष्मा पास होगा अधातु में, ना ही विद्युत पास होगा अधातु में। अपवाद में ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में आपका विद्युत और उष्मा दोनों पास कर जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। लेकिन है ये अधातु, कार्बन का अप्रूप है क्या ये? अधातु। आपको हम बताए थे जिसके लास्ट सेल में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 हो, वो सारे क्या होते थे? धातु। और 3 से ज्यादा 4, 5, 6 होगा तो वो क्या होगा? 4, 5 होगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका अधातु हो जाएगा। जैसे कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? 6, तो 2 और 4, तो लास्ट सेल जो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका अधातु हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो समझ गए होंगे कैसे हम जानेंगे कौन धातु है कौन अधातु। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीजन धातु है कि अधातु है? 2 से लास्ट सेल में कितना? 6 है, 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। इसका परमाणु द्रव्यमान 1.001 है। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। एक आपका है 1H2, यानी सबका परमाणु संख्या आपका एक ही है, लेकिन यहां पे आपका परमाणु भार अलग अलग है। 1H1 होता है एक 1H2, एक ट्रेटियम का होता है 1H3। तो यहाँ परमाणु भार क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। ठीक है, अब आ जाइए, ड्यूटेरियम के D2O को भारी जल कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O, इसको क्या बोलते हैं? भारी जल। भारी जल की खोज सर्वप्रथम 1932 ईस्वी में यूरे और बाशवर्न ने किया था। भारी जल का उपयोग खास करके नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में किया जाता है, जो न्यूट्रॉन को कंट्रोल करता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को। ऑक्सीजन के बारे में जानिए। ऑक्सीजन भी अधातु है और इसका खोज 1772 ईस्वी में कार्ल विल्हेम ने किया था। तो ये पूछ सकता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? कार्ल विल्हेम। यद्यपि जोसेफ प्रिस्टले को भी, कई बार प्रिस्टले भी दिया रहेगा तो प्रिस्टले भी मार सकते हैं, यद्यपि जोसेफ प्रिस्टले को भी इसका श्रेय दिया जाता है। तो प्रिस्टले दे या कार्ल विल्हेम दे, तो दोनों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का खोज करता। यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। कोई भी गंध नहीं है और रंग भी कुछ भी नहीं है। और वायुमंडल में कितना प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है? 21% मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है। और भूपर्पटी में इसकी मात्रा 46.6% है। भूपर्पटी में कितना है? 46.6%।
ठीक है, तो अधातु के रूप में यह है। ऐसा स्थान जहां ऑक्सीजन की मात्रा, अगर पूछे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, तो नाइट्रोजन। कितना परसेंट है? 78%। चलो बहुत अच्छा। ऐसा स्थान जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम है या नहीं है, ऑक्सीजन अथवा ऑक्सीजन व हीलियम के मिश्रण से भरे हुए सिलेंडरों का प्रयोग श्वसन में किया जाता है। ठीक है, तो जो श्वसन के लिए जो आप लोग देखते हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर रहता है, उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण रहता है। ऑक्सीजन और किसका मिश्रण रहता है? हीलियम का मिश्रण रहता है। अब आता है, कई बार पूछेगा कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन का O3 होता है। क्या होता है? O3। यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है। समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। यह सूर्य से आने वाली पारावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से लोगों को बचाता है। अजीब जगत ये क्या करता है कि सूर्य का जो पारावैंगनी किरण आता है, ठीक है, अगर मान के चलिए ये सन है, तो इसका जो लाइट आएगा तो ये बीच में परत बना देता है O3 का, तो जो पारावैंगनी किरण है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। अब आ जाइए सल्फर, ये भी आपका अधातु है सल्फर। पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशतता मात्र लगभग 0.05% है, बहुत कम है। सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4। इसका प्रयोग आप लोग देखते होंगे एसिड के रूप में किया जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 98% शुद्ध होता है तथा इसमें 18 M होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? 18 मोल, M फॉर मोल होगा। ठीक है, इसका उपयोग उर्वरक, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पेट्रोलियम जो शोधन संस्थान है उसमें, डिटर्जेंट, सल्फर का उपयोग के बारे में बता रहे हैं। फिर रंजक, द्रव पेंट करने में व रंगों के संश्लेषण में, मध्यावर्ती यौगिक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। रबर में भी मिला के इसको ठोस किया जाता है। किसको? सल्फर को मिला करके। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन है। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बाहुल्य भारानुसार 0.01% है। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य एवं जैव पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। यह बहुत ठंडा होता है, इस कारण से इसका प्रयोग खास करके बैल के वीर्य परीक्षण में किया जाता है। जो जानवर के डॉक्टर होंगे जो सीमेन रखते हैं वीर्य, उसका वही नाइट्रोजन के बोतल में ही रखा जाता है। ये बहुत ठंडा रहता है उसमें, इसीलिए खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए भी जहाँ रेफ्रिजरेटर नहीं है, फ्रिज नहीं है, वहां पे नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का। रेसिंग कार में भी अभी कूलिंग के रूप में किया जाएगा। पहले क्या होता था, आप देखते होंगे कि फिल्म वगैरह में कार बंद हो गया तो लोग पहले पानी, या सिंपली आप देखते होंगे कि कार को रोक करके लोग उसमें पानी रेडी वाटर में भर रहे होते हैं। अब किसी को देखते हो भरते हो? नहीं देखते हो। तो वहां पे कूलेंट के रूप में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों में भी नाइट्रोजन गैस होता है, क्योंकि वो हल्का होता है इसीलिए, और उसमें आग नहीं पकड़ता है। सबसे बड़ी बात कहोगे हीलियम क्यों नहीं भरेगा, तो हीलियम में आग पकड़ लेगा। ठीक है, इसीलिए वहां पे नाइट्रोजन गैस ही भरा जाता है सबसे, जबकि हल्का हीलियम होता है। यहाँ से बन रहा है नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस भी कहा जाता है। हंसने वाली गैस किसको कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को कौन सा गैस कहा जाता है? हास्य गैस, जिसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। अगर आप इसको सूंघ लीजिएगा तो हंसी बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड एक मूवी में भी दिखाया गया, लास्ट में नहीं, सारा टेंशन खत्म कर देता है नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ के। अब आ जाइए फास्फोरस। फास्फोरस प्राणी और वनस्पति पदार्थों के लिए आवश्यक अवयव है। आपको बताए थे कि हड्डी और दांत को बनाने में फास्फोरस बहुत भूमिका निभाता है। इसके अपरूप होते हैं श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस। यह अस्थियों में कैल्शियम फॉस्फेट और फॉस्फोराइड के रूप में पाया जाता है। तो ये भी आपका अधातु ही है फॉस्फेट, फास्फोरस। परमाणु संख्या कितना होता है?
पी फास्फोरस का पी। 15 किसका होता है? फास्फोरस का ही होता है। अब आ जाए कार्बन। कार्बन प्रकृति में विभिन्न रूप में पाया जाता है, जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला क्या है? तत्व है। इसके दो मुख्य अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। हीरा विद्युत का कुचालक है, परंतु ऊष्मा का क्या है? सुचालक है। हीरा विद्युत का क्या है? कुचालक है, करंट पास नहीं कर सकता, लेकिन ऊष्मा का क्या है? ये सुचालक है। और प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। इससे ज्यादा कठोर पृथ्वी पे कोई पदार्थ नहीं है। अगर इसको चाट लोगे तो मर जाओगे। चाटने का मतलब क्या है कि आप अंगूठी चाटिएगा तो नहीं मरिएगा, इसका भस्म अगर आप चाट लीजिएगा तब मर जाइएगा। वो मूवी वगैरह में दिखाता है ना अंगूठी चाटते हुए, तो उसमें देखो वो मेन बात क्या है कि वो पूरा अच्छे से नहीं दिखाता है। पहले जब राजकुमारी वगैरह जो हुआ करती थी, महारानी वगैरह, जब आक्रमण हुआ करता था एक राजा दूसरे राजा पे, जब वो गुलाम बनने के कगार पे आती थी, तो या उसके गुलाम बनने से अच्छा है कि मर जाना, तो इसलिए वो क्या करती थी कि उसका भस्म रखती थी अंगूठी में या कहीं बना करके, तो उसको वो भस्म जब चाट लेती थी तब मरती थी। ठीक है, तो भस्म से मर सकता है, क्योंकि वो जिधर जिधर जाएगा उधर उधर क्या करेगा? पूरा शरीर काट देगा। आप देखते हो जो ग्लास काटता है, जो पेन है उसमें क्या रहता है? डायमंड ही रहता है, एकदम कन रहता है। 250-300 में एक पेन आता है या 400-500 में, एकदम छोटा कन रहता है, एक बार खींचता है पूरा टूट जाता है, इतना कठोर है वो। डायमंड ही रहता है, हीरा। ग्रेफाइट ताप एवं विद्युत दोनों का सुचालक, टेम्परेचर भी पास होगा और करंट भी पास होगा। इसका उपयोग पेंसिल, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। पेंसिल आपका ग्रेफाइट का ही बना होता है, और परमाणु रिएक्टर जो होते हैं बड़े बड़े, जहां बिजली तैयार किए जाते हैं, उसमें कंट्रोल करने के लिए मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आ जाए हेलोजन समूह, हेलोजन गैस। आवर्त सारणी के समूह 17 को हेलोजन तत्व कहते हैं। इस समूह में कुल 6 तत्व हैं। फ्लोरीन सबसे हल्का हेलोजन तत्व है। सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व भी आपका कौन सा है? फ्लोरीन। तुरंत क्या करेगा? दूसरे से गेन करने का प्रयास करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है फ्लोरीन। इसका उपयोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या हैं? आपके हेलोजन तत्व हैं। ठीक है, हेलोजन ग्रुप में क्या है कि 17 जो ग्रुप है, टोटल ग्रुप कितने होते हैं? वर्ग होते हैं पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न आवर्त सारणी में टोटल 18 ग्रुप है। ठीक है, टोटल 18 समूह है, ग्रुप है, उसमें 17वां आपका हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और एकमात्र ब्रोमीन एक अधातु है जो सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। इसका उपयोग सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में फोटोग्राफी में किया जाता है। ब्रोमीन का सबसे ज्यादा अगर पूछेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसके पास होता है, तो फ्लोरीन के पास होता है। निष्क्रिय गैस आवर्त सारणी के समूह 18 में सम्मिलित गैस के तत्वों को उत्कृष्ट गैस या दुर्लभ गैसें या शून्य समूह भी कहा जाता है। देखो, जिसके लास्ट सेल में 8 पूरा हुआ है वो निष्क्रिय है, उसको ना ही किसी को देना है ना ही किसी से लेगा। अब मान के चलो जैसे आपका जितने भी अक्रिय गैस हैं, कौन कौन है अक्रिय गैस? आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब क्या आर्गन जैसे है। आर्गन का परमाणु संख्या कितना है? 18। आर्गन का कितना है? 18। तो 18 है, तो ये लास्ट आर्गन का 18 है। इसके लास्ट सेल में देखो 2, 8, 8, 8 पूर गया। तो जिसके लास्ट सेल में 8 है, तो वो तो ना ही किसी को देगा ना ही किसी का लेगा, वो अक्रिय है, निष्क्रिय है। इसीलिए हम इसको निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, क्योंकि गैस ही है ये सारा। ये दुर्लभ या निष्क्रिय गैस हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं। इन्हें शून्य समूह भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी से अपना इलेक्ट्रॉन देते लेते नहीं है।
हीलियम हल्की और ज्वलनशील गैस है। हीलियम भी है, तो हीलियम चूंकि 2 है तो 2 तियक भी पूरा हो गया इसका। 9 किसका होता है? अति 10 नियोन का होता है 10, तो 2 8 10। नियोन भी आपका क्या है? आर्गन गैस ही है। आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, नियोन, ये सब क्या है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। और इसका उपयोग गोताखोर अपने श्वसन हेतु, मौसम संबंधी अध्ययन हेतु प्रयोग किए जाने वाले गुब्बारे में किया जाता है। तो गोताखोर जब जाता है समुद्र के नीचे तो उसमें हीलियम गैस ही रहता है। सिलेंडर जो लेके जाता है उसमें कौन सा गैस रहता है? हीलियम गैस ही रहता है। और फिर जो गुब्बारा आप छोड़ते हैं, गुब्बारा जो ऊपर चला जाता है डायरेक्ट, तो वो ऊपर चलते जाता नहीं, एक सीमा के बाद वो फूट जाता है। ठीक है, तो गुब्बारा में भी आपका हीलियम गैस ही भरा जाता है। अब आ जाइए आर्गन, ये भी आपका अक्रिय गैस है। अभी तुरंत बताए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है कौन? आर्गन। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, यह जल में भी घुलनशील है। कौन सा? जेनॉन। रेडॉन एक रेडियो सक्रिय गैस है, इसका उपयोग कैंसर एवं ट्यूमर के उपचार में किया जाता है, रेडॉन का प्रयोग। तो इस प्रकार से आपने महत्वपूर्ण अधातु के बारे में पढ़ा, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। यहां से एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, रेडियो सक्रियता कहते किसको है? ठीक है, अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहां से निश्चित तौर पे आपके प्रश्न पूछे जा। चलिए, रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता अस्थायी नाभिकों का एक विशिष्ट गुण है। अस्थायी नाभिकों में अदृश्य विकिरण एवं अपरमाणविक कणों को स्वतः अनवरत उत्सर्जन की प्रकृति पाई जाती है या प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी स्वतः वो अदृश्य किरणें निकालते रहता है रेडियो सक्रिय पदार्थ। रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। तथा रेडियो सक्रिय तत्व द्वारा उत्सर्जन विकिरण और एवं कणों को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा जाता है। जो उत्सर्जित करते हैं विकिरण और कण, तो वो जो पदार्थ ऐसा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ कहलाते हैं। आवर्त सारणी में स्थित वे सभी तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक है, टोटल 118 बताए थे ना तत्व, और जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक है, वो सारे रेडियो सक्रिय एलिमेंट हैं। वो सारे क्या है? रेडियो सक्रिय गुण को प्रदर्शित करते हैं। यानी आवर्त सारणी में वे तत्व जिनका परमाणु संख्या 83 से अधिक है, वो सारे क्या है? रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं। ऐसे सभी तत्व जिनके नाभिक में 83 से अधिक प्रोटॉन होते हैं, उनके सभी समस्थानिक रेडियो सक्रिय होते हैं, जिन्हें रेडियो समस्थानिक भी कहा जाता है। अब कहिएगा, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैक्वेरेल। नाम क्या है? हेनरी बैक्वेरेल। फ्रांसीसी वैज्ञानिक नाम है हेनरी बैक्वेरेल ने 1896 ईस्वी में संयोगवश गलती से इसका खोज हो गया। यूरेनियम एवं यूरेनियम लवणों में रेडियो सक्रियता की खोज की थी। मेरी क्यूरी तथा उनके पति पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा, नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और इनके पति का नाम था पियरी क्यूरी। इन्होंने यूरेनियम द्वारा विकिरण उत्सर्जन के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि उत्सर्जित करने वाले यूरेनियम की भौतिक अथवा रासायनिक स्थिति पर निर्भर न होकर के संरचना पर निर्भर करता है। तो रेडियो सक्रियता जो शब्द है, खोज किया रेडियो सक्रिय पदार्थ का कौन? हेनरी बैक्वेरेल। रेडियो सक्रिय, लेकिन रेडियो सक्रिय जो शब्द है वो दिया है किसने? शब्द को मैडम क्यूरी ने दिया है। मैडम मैरी क्यूरी पूरा नाम था। कई बार पूछेगा रेडियो सक्रियता शब्द किसने दिया? तो मैडम क्यूरी। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तब आपको क्या बोलना? हेनरी बैक्वेरेल।
ये दो क्वेश्चन आम है, बार बार पूछा गया है। मैरी क्यूरी एवं पीरी क्यूरी ने पिच ब्लेड यूरेनियम का एस पर शोध की और इस प्रक्रिया में पोलोनियम एवं रेडियम नामक दो नए तत्वों की खोज की। इस उपलब्धि के लिए 1903 ईस्वी में इन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसको? मैडम मैरी क्यूरी को। मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आगे अर्ध आयुकाल क्या होता है? वे समय जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्षयित होकर अपनी प्रारंभिक संख्या की आधी रह जाती है, उस तत्व को अर्ध आयुकाल कहलाता है। और अर्ध आयुकाल को T⁻½ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि अर्धकाल को किससे प्रदर्शित किया जाता है? T½ ये हाफ नीचे में T½ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, किसका परमाणु क्या होता है? क्षतिज होते रहता है, और जब आधा बचता है तब उसको हम बोलते हैं अर्ध आयुकाल। अब देखिए इसमें 3 प्रकार की किरणें निकलता है, अल्फा, बीटा और गामा रे। 3 प्रकार का रेडियो सक्रिय पदार्थ निकालता है, अल्फा, बीटा और गामा। अब अल्फा, बीटा, गामा के गुण से रिलेटेड निश्चित तौर पे कभी ना कभी आपको एग्जाम में पूछ देगा। तो अल्फा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अल्फा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अल्फा यह धन आवेशित यानी पॉजिटिव अल्फा कणों का समूह है जो वस्तुतः हीलियम नाभिक होते हैं। प्रत्येक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित होने पर अल्फा किरणें ऋणात्मक ध्रुव की ओर मुड़ जाते हैं। ऋणात्मक इसलिए मुड़ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो किधर जाएगा? निगेटिव चार्ज की ओर। स्वाभाविक सी बात है, जो पॉजिटिव है निगेटिव की ओर मुड़ेगा, निगेटिव है पॉजिटिव की ओर। अल्फा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है, यानी प्रकाश के वेग से का 10वां भाग होता है, प्रकाश के वेग से कम होता है अल्फा किरणें का। अल्फा किरणों का द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, परंतु वेधन क्षमता सबसे कम होता है। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसका होता है? तो गामा किरण। यद्यपि यह किरणें त्वचा को वेदने में अक्षम है, परंतु उच्च आयनीकरण क्षमता के कारण सजीव कोशिकाओं को नष्ट करने अथवा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करने में सक्षम होता है। ऐसे इसके पास उतना वेधन क्षमता नहीं है, लेकिन जब उच्च आयनीकरण का अल्फा किरण होगा तो वो क्षति पहुंचा सकता है त्वचा को। अब आ जाइए बीटा किरणें। बीटा किरणें ऋण आवेशित होती है। कौन सा चार्ज होता है? ऋण आवेशित, और इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन स्वाभाविक सी बात है निगेटिव चार्ज होता है, और इसका द्रव्यमान नगण्य होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ये किधर की ओर जाएगी? निगेटिव है तो पॉजिटिव की ओर, तो धनात्मक ध्रुव की ओर ये मुड़ जाती है। बीटा किरणों का वेग जो है प्रकाश के वेग का लगभग 9/10वां भाग होता है। बीटा किरणों का द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1/1840 होता है, इसलिए इनकी गतिज ऊर्जा कम होती है। सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा अल्फा किरण का होता है। अल्फा किरणों की तुलना में इनकी वेधन क्षमता 100 गुना अधिक होता है। बीटा किरणें त्वचा को भेदने में सक्षम होती है, परंतु इनकी आयनीकरण क्षमता कम होती है, फिर भी यह सजीव कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम है। अब आ जाए गामा किरणें। गामा किरणें उच्च आवृत्ति युक्त विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ये क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जिनका द्रव्यमान शून्य होता है। इसके पास द्रव्यमान नहीं होता। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये शून्य। यह किरणें विद्युत उदासीन होती है, इसलिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित होने पर इनके मार्ग में विचलन नहीं होगा। ये ना ही धनात्मक की ओर जाएंगे, ना ही ऋणात्मक की ओर, क्योंकि आवेश ही नहीं है। गामा किरणें प्रकाश के वेग की गति से गति करते हैं। ठीक है, जितना प्रकाश का वेग होता है उतना ही वेग से गामा किरण चलता है। ये किरणें अत्यधिक ऊर्जा से युक्त होती है। इनकी वेधन क्षमता अल्फा बीटा किरणों की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछ देगा कि वेधन क्षमता किसका होता है, तो गामा किरण। इनमें गैसों को आयनित करने की क्षमता कम होती है, परंतु यह सजीव कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम होती है। तो इस प्रकार से रेडियो सक्रिय भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहां से भी एक क्वेश्चन बीपीएससी बार बार पूछा है रेडियो सक्रिय से। तो रेडियो सक्रियता की खोज किया हेनरी बैक्वेरेल, और रेडियो सक्रिय शब्द का खोज किया दी थी मैडम मैरी क्यूरी, और इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी
1903 में मिल चुका है। तो यहाँ से निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स को बाय करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।